तो बच्चों हम लोग क्लास 12th का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या नाम है बच्चों? जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कुछ बच्चे अगर यूपी बोर्ड के हों तो उनके लिए ये चैप्टर उनकी बुक में जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस नाम से दिया गया होगा। देखिए अभी चैप्टर पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि किस नाम से दिया गया है उनकी बुक में। ठीक है बात, इलेक्ट्रो रसायन के नाम से दिया गया होगा जहाँ तक है। अब हम इस चैप्टर को समझेंगे और ख़ास बात ये ध्यान दें, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए तो स्पेशली ये बात ध्यान देने वाली है कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स का है फिजिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो ध्यान रहे ये चैप्टर जो है 9 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 9 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब मैं इस चैप्टर को आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो बस ये है कि हम जितना इस क्लास में पढ़ें आप उतना ही अगर करके चले जाएंगे तो आप मान के चलिए कि हमारे इस 9 मार्क्स में से पूरे के पूरे मार्क्स हमें जो है मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप जो है पूरा लेक्चर समझिएगा और हो सकता है हम 3, 4, 5 लेक्चर में मैक्सिमम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं विद न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में जो सब कुछ दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत सारी बातें जो हैं वो इस चैप्टर के नाम से ही आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर होने वाली बात क्या है कि इलेक्ट्रो का मतलब ही क्या है कि हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, केमिस्ट्री आ गया, इसका मतलब हम किसी न किसी केमिकल रिएक्शन की बात करने वाले हैं। सही है बात? तो इसका मतलब आपको इस चैप्टर के नाम से ही बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रिसिटी या हम बोलें कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और केमिकल रिएक्शन के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन पढ़ने को हमें मिलेगा। यानी कि हमें अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ये चैप्टर हमें पढ़ाता ही क्या है? ये चैप्टर हमें पढ़ाता है बेटा क्या? ये हमें पढ़ाता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। समझ में आई मेरी बात? रिएक्शन को मैं थोड़ा शॉर्ट में आरएक्शन लिख दे रहा हूँ। ठीक है बात? इसका मतलब क्या है कि इस चैप्टर में हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो या फिर किसी केमिकल रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा हो। बात समझ में आई मेरी? यानी कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल रिएक्शन की हेल्प से तो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, और इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। समझ गए बात? यानी कि इस प्रोसेस को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। क्लियर है बात? कोई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा ठीक है। अब हमें क्या करना है कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है चैप्टर में या फिर इलेक्ट्रिसिटी से कोई केमिकल रिएक्शन करानी है। क्लियर हो गई मेरी बात? इन दोनों काम को करने में जिस डिवाइस का हम यूज़ करेंगे बेटा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेल। यानी कि सेल एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है क्या? जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आई मेरी बात? जो क्या करेगी? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और उसका रिवर्स भी कर सकती है। क्लियर है बात? मेरे ख्याल से तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। बिल्कुल सिंपल हमने चैप्टर के नाम को एक्सप्लेन करा। ठीक है बात? तो अब हमें समझ में आना चाहिए कि 2 प्रोसेस हुए, इलेक्ट्रिकल से केमिकल और केमिकल से इलेक्ट्रिकल। इन दोनों बातों को ही एक्सप्लेन करने के लिए हमने सेल को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों? किस किस में डिवाइड कर दिया? एक तो हमने कन्वर्ट करने वाला किसकी कौन सी डिवाइस ले ली? जो हमारी केमिकल एनर्जी, मैं शॉर्ट में सीई लिख दे रहा हूँ, को कन्वर्ट कर रहा है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है बात? और दूसरा हमने क्या कर दिया कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, को कन्वर्ट कर रहा है किस में? केमिकल एनर्जी में। क्लियर है बात? तो सेल हमारे पास 2 तरीके के हो गए, एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला
और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला। और इसी बेस पे इनके वर्किंग का जो प्रोसेस है उसी बेस पे हमने इनके दो अलग अलग नाम भी दे दिए हैं, ठीक है। जिसमें हम इधर वाले सेल को जो है इसको हम बोल रहे हैं बेटा क्या, इसको हम बोल रहे हैं गैल्वेनिक सेल। और इसका एक नाम और भी है, क्या नाम है इसका, इसका एक नाम है वोल्टिक सेल, ठीक है बात, इसका एक नाम है वोल्टिक सेल। और इस सेल को हम पढ़ेंगे किस नाम से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर हो गई मेरी बात। अब ध्यान से अगली बात सुननी है। मैं आपको इन्हीं दो सेलों में एक बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये कहानी तो आपको समझ में आई गई कि ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में, केमिकल एनर्जी में, सेल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब ये क्लियर हो गई बात कि इलेक्ट्रिसिटी की बात आ गई है। तो बच्चों जहां इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के दो अपोजिट टर्मिनल होंगे, ये आपको पता है बात, क्लियर है बात। अपोजिट टर्मिनल का मतलब इधर भी एनोड होगा और कैथोड होंगे, ठीक है, और इधर भी बेटा क्या, एनोड और कैथोड होंगे, क्लियर है बात। अब पहली एक चीज थोड़ी सी आप याद करिए, मैं इस चीज को अभी चैप्टर में जस्ट अगले पेज पे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको आसानी रहे इस चीज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल में जो एनोड है उस एनोड को हम मानेंगे नेगेटिव, क्लियर है, और कैथोड को मानेंगे पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड को हम मानेंगे पॉजिटिव और कैथोड को हम मानेंगे नेगेटिव, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को ये डाउट हो कि कैथोड तो यार हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बेटा नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव होने वाली चीज़ क्या है, हमेशा पॉजिटिव होने वाली चीज़ है कैटायन, और एनायन नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोट करिए। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है बात नहीं, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई सा भी आप सेल लें, कोई सा भी मतलब चाहे गैल्वेनिक सेल लें या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लें, आपको हमेशा जहाँ पे भी अगर कुछ ऑक्सीडेशन का वर्ड सुनाई दे, ठीक है, ऑक्सीडेशन का वर्ड सुनाई दे, अभी हम सब पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, बस मैं आपको एक नोट डाल के यहाँ पे बात लिख ले रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ, तो आप उस बात को बस अपने दिमाग में सेट कर लीजिए बच्चों। क्या बात है वो, कि कोई सा भी सेल हो उसमें जब भी कभी ऑक्सीडेशन की बात आएगी तो वो ऑक्सीडेशन हमेशा ही कहां पर होगा बेटा, वो हमेशा ही होगा एनोड पर, ठीक है। और ये बात दोनों सेल में है, ध्यान रहे, मैं लिख दे रहा हूं बड़ा बड़ा यहाँ पे, दोनों सेल, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यानी कि आपके दिमाग में सेट रहनी चाहिए बात कि जब भी कभी हम सेल पढ़ रहे हैं तो सेल में क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और ऑक्सीडेशन हमेशा ही एनोड पर होगा। यानी कि इधर गैल्वेनिक सेल में वो नेगेटिव टर्मिनल पे हो रहा होगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो कहाँ हो रहा होगा बच्चों, वो हो रहा होगा आपके पॉजिटिव टर्मिनल पे। क्लियर हो गई यहां तक की बात में, मेरे ख्याल से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। बड़े अगली बात पे, तो अब ध्यान क्या रखना है बच्चों कि ये चैप्टर हमारा दो पोर्शन में ही डिवाइड है, ठीक है। यानी कि हमें इन दोनों सेल के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ना है, सही है बात। तो अब दोनों सेल के बारे में हमें पढ़ना है, तो मैं आपको पहले चैप्टर का थोड़ा सा ये आइडिया देता हूं कि कितने मार्क्स की चीज कहां से पूछी जाएगी और क्या चीजें हमको चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो चैप्टर है 3 पार्ट में डिवाइड, ठीक है। पहला मैंने आपको बता दिया कौन सा सेल आया बेटा, पहला आ गया आपका वोल्टिक सेल, ठीक है बात। दूसरा हमें इसी में क्या पढ़ने को मिलेगा, दूसरा हमें इसी में पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है।
और तीसरी बेटा हमें इसी चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा आपको, थोड़ा अगर दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं थोड़ा सा 1 सेकंड रुको, रजिस्टर सेट कर देता हूँ ये, ठीक है बच्चों। और तीसरी चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी बैटरी। ठीक, तो ध्यान रहे चैप्टर में से करीब करीब 4 मार्क्स का यहां से आएगा, ठीक है बात, 4 का और 5 का भी आ सकता है ना, 4 और 5 मार्क्स, इन दोनों में से कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर यहां से 4 का आया तो बेटा उस केस में 3 का यहां से आएगा, और अगर 5 का आया तो 2 का यहां से आएगा, ठीक है बात। और तीसरी बात, बैटरी में से एक फिक्स है कि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आपका थ्योरेटिकल हो सकता है, ठीक है, कोई गिवन डाटा पे हो सकता है, ठीक बात, क्लियर है बात या नहीं। यहां से आने वाला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल भी हो सकता है, और यहां से आने वाला क्वेश्चन आपका 100% एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा ही होगा। बिल्कुल आप मेरी इस बात को जो है बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। यानी कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है बेटा, कहाँ से, हमें इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, वो भी मेनली कहाँ से, यहाँ से रिलेटेड। रजिस्टर सीधा नहीं है यार, चलो हो गया सीधा, ठीक है बात, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, है नहीं, 5-6 घंटे का लेक्चर है। क्लास में तो हम लोग करते थे इसको तो करीब 15 दिन में करते थे, ठीक है। फिलहाल यहाँ कोशिश करेंगे कि हम आपको 5-6 दिन में इसको जो है कंप्लीट कर दें, ठीक। तो अब हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं किस बात का। मैंने बताया कि कोई सा भी सेल हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, तो एन ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये क्लास 10th में भी पढ़ा, ठीक है बात। और 11th में एक रेडॉक्स रिएक्शन का हम पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं। तब भी अगर किसी बच्चे को नहीं ध्यान आ रहा हो तो मैं यहाँ पे बहुत आसानी से लिख देता हूँ कि ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या है, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल आसान सा, आप बस इतना याद रखो, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि गेन एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव लिखा है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब गेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, आप पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो आप रिड्यूस हो गए, सीधी सी बात है। अब दूसरी बात समझिए, ठीक है। अब मैं एक चैप्टर से रिलेटेड बात बता रहा हूँ, उसको हम इस चीज़ से कनेक्ट करके देखेंगे। वो बात क्या है बेटा, देखो समझो ध्यान से। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो कि मेरे पास मान लो, है ना, कि ये एक कंटेनर है, ठीक। इस कंटेनर में मैंने एक मेटल की रॉड ले ली है। क्या इसकी रॉड बेटा, मेटल की रॉड, ये एक मेटल की रॉड ले ली। अब अगर ये मेटल की रॉड मैंने ली है तो ये तो कंफर्म है कि ये प्योर मेटल की रॉड होगी, ठीक है बात। प्योर मेटल की रॉड होगी तो मैं इसको लिख दे रहा हूं एम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो। अच्छा दूसरी बात, अब इसी कंटेनर में मैंने भर दिया बेटा एक सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन किसका है, कि इसी मेटल का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, कहने का मतलब ये है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर ये रॉड ले लूँ, मान लो आयरन की एग्जाम्पल, तो मैंने इस सॉल्यूशन को ले लिया FeSO4, ठीक। अगर इस रॉड को मैं ले लूँ जिंक की, तो मैंने ये सॉल्यूशन भर दिया किसका, ZnSO4। कुछ भी, मतलब ध्यान क्या रखना कि जिसकी रॉड ली थी उसी का हमने इसमें सॉल्यूशन ले लिया, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम आसानी से मेजर कर सकें, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो सके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मैं इसको मेटल ले रहा हूँ, एम से कंसिडर कर रहे हैं इनको, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है आपको, तो इन पर अभी ध्यान मत दो, फिलहाल आएगी बात समझ में। अब मेटल का अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन ले रहा हूं तो उसके अंदर तो मेटल हमेशा पॉजिटिव की फॉर्म में होगी बेटा, है नहीं। जैसे यहां देखो Fe है, तो आप इसको तोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, Fe2 पॉजिटिव। तो मेटल किस फॉर्म में है, पॉजिटिव की फॉर्म में, यानी कैटायन की फॉर्म में है, कोई दिक्कत। तो अब बिल्कुल आसान भाषा में आप ऐसे समझो इस चीज को कि जब भी कभी मैं लिक्विड में किसी सॉलिड को डालूंगा,
है ना, बहुत हम अपने आसपास भी एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो वहां पर दो ही फिनोमेना हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हो ये सकता है कि या तो ये जो मेटल थी, ठीक है, जो मेटल की रॉड थी, ये इस सॉल्यूशन में घुलने लग जाए, एक तो ये चीज हो सकती है, ठीक है। यानी कि केस वन क्या हो सकता है बेटा, यहां पे केस वन यहां पे हो सकता है ये कि जो मेरे पास मेटल की रॉड है, मेटल रॉड, ठीक है, वो डिसॉल्व हो जाए, डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। समझे बात या नहीं? पहला केस। तो मैं यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि एग्जाम्पल हम इस चीज से समझेंगे कि हमारे पास जो मेटल थी वो घुल गई। तो घुल गई तो बेटा घुलने के बाद इस सॉल्यूशन में मेटल किस फॉर्म में है? तो वो हमको समझ में आ रहा है कि M+ की फॉर्म में है। तो यानी कि मेटल को हम ये बोलेंगे कि वो M+ में कन्वर्ट हो गया। ये हो सकता है या नहीं, है ना? यानी एग्जाम्पल के तौर पे जिंक होता तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता? Zn2+ में। अब बैलेंसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट होगा वो, समझेंगे। अगर बैलेंसी वाली बात किसी बच्चों को नहीं याद रह गई है तो वो भी आ जाएगी चैप्टर में धीरे धीरे समझ में, वरना इतना तो आपको याद भी होगा कि जिंक जो था वो +2 की बैलेंसी में टूटता है, ठीक है। ये बेटा इसकी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, ये रॉड है, इसको कहीं मिक्स मत कर लेना इस चीज़ के ना, ये तो मैंने इसको बताया था आपको। तो यानी कि एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब कोई भी चीज़ अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या लिखा था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये जो केस वन है, ये कायदे से तो हमको समझ में आना चाहिए कि बच्चों ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ में आई? कहानी नहीं। यानी कि एक पॉसिबिलिटी तो ये है, मैं सेपरेट कर दे रहा हूं बात को बेटा, कि मेटल का ऑक्सीडेशन हो सकता है, केस वन। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से यहां तक तो। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा? दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये कि हमारे पास जो वो सॉल्यूशन था, है ना, एक को सॉल्यूशन भी तो था अपने पास, ये जो भरा हुआ था हमने इसमें, यानी कि ये जो एक्वस सॉल्यूशन था, ठीक है बात ये नहीं, ये डिपॉजिट हो जाए किस पे? डिपॉजिट हो जाए किस पे? ऑन मेटल रॉड। यानी कि दूसरा केस ये हो सकता है, सेकंड केस, कि हमने जो ये मेटल की रॉड ली है, ये सॉल्यूशन उसके ऊपर चिपक जाए। समझे बात या नहीं? तो उस केस में हम देखेंगे तो भाई सॉल्यूशन तो था प्लस की फॉर्म में, सॉल्यूशन तो किस फॉर्म में था? ये देखो प्लस की फॉर्म में था। अब ये जब रॉड के ऊपर चिपक जाएगा बेटा, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल की फॉर्म में। तो प्योर में कन्वर्ट हो गया। प्लस चार्ज था, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तभी तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब कहाँ से लिया वो आएगी सब बात समझ में, लेकिन आप ध्यान से देखें तो M+ M में कन्वर्ट हुआ है, उसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा। तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना बच्चों क्या है? इलेक्ट्रॉन का गेन करना है रिडक्शन। बात समझ में आई? यानी कि अगर इसी एग्जाम्पल से समझें या इस किसी से भी समझें तो हमें समझ में आना चाहिए कि जैसे Fe2+ था मान लो, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? Fe में। तो यहाँ देखो Zn2+ में, यहाँ देखो Fe2+ किस में? Fe में। तो यही चीज़ क्या है बच्चों? यही है रिडक्शन। यानी कि हमारे पास जब भी हम किसी मेटल की रॉड को मेटल के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। बात समझ में आ गई? कि या तो उस कंटेनर में ऑक्सीडेशन होगा या फिर उस कंटेनर में रिडक्शन होगा। अब मैं बाई चांस सोचो ऐसा कुछ कर दूं कि ऐसे 2 कंटेनर जिसमें एक में ऑक्सीडेशन हो रहा हो, एक में रिडक्शन हो रहा हो, उन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, उन दोनों को मैं क्या कर दूं? ऐड कर दूं, प्लस कर दूं दोनों कंटेनर को ऐसे, तो हमें पता है बेटा कि उसमें ऑक्सीडेशन भी होने लग जाएगा और रिडक्शन भी होने लग जाएगा। दोनों होने लग जाएंगे क्योंकि मैंने एक ऑक्सीडेशन वाला ले लिया, एक रिडक्शन वाला ले लिया। अभी लेंगे हम, अभी जस्ट अगले पेज पे ये काम करने वाले हैं। तो मैंने एक ऑक्सीडेशन वाला ले लिया, एक रिडक्शन वाला ले लिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो फिर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी रिडक्शन की रिएक्शन भी दोनों होने लग गई और
जब दोनों रिएक्शन हो रही होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आई बात या नहीं? क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है मेरी बात? क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन नाम से पूरा चैप्टर था। हम पढ़ के आए हुए हैं कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का डोनेट हो यानी कि ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन का गेन हो यानी कि रिडक्शन, तो उस केस में चार्ज शिफ्ट होता है। और चार्ज शिफ्ट होगा जहाँ पे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब मैं अगर एक ऑक्सीडेशन के कंटेनर को एक रिडक्शन के कंटेनर से जोड़ दूँ तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत होंगी, बशर्ते कुछ छोटी छोटी बातों का हमने उसमें ध्यान रखा हो। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ तक का बेसिक चैप्टर का समझ में आया। अभी हम इन दोनों को मिलाएंगे और बनाएंगे अपना एक बोल्टिक सेल, यानी कि हमारा अगला काम है बोल्टिक सेल का कंस्ट्रक्शन। और फिर हम पढ़ेंगे उस बोल्टिक सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का डाटा कि किस तरीके से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास थी। और आप देखेंगे कि ऐसी ही छोटी छोटी 15-15, 20-20 मिनट की, 10-10 मिनट की क्लास, कुछ क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम आने वाला है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले, बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले का मतलब दिसंबर तक जाते जाते ही, दिसंबर के लास्ट तक ही पूरी एनसीईआरटी जो है उसके सारे चैप्टर आपके लिए प्रोवाइड करें। बस आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और बस पढ़ते रहिए बच्चों, आएंगे अच्छे नंबर ऐसे ही। ठीक है, चलो बच्चों, बाकी मैं आपको अगली क्लास में बताता हूँ। ठीक है बच्चों, बाय।